स्वागत है आपका तैयारी कर लो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर। मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का। चलिए कल हमने जनरल साइंस का एक पोर्शन स्टार्ट किया था आपके, जो फर्स्ट पेपर में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आए थे उसके लिए हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था। क्योंकि हमने एक शेड्यूल भी आपको जारी कर रखा है और शेड्यूल के अनुसार आपका जो पहला टॉपिक है वो परमाणु और अणु है। जो पहला आपका टॉपिक है वो है आपका परमाणु और अणु, जो आपका बुधवार को टेस्ट होगा उसके अनुसार हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो कल मैंने बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट कर दिया था तो वो आपका पहले शेड्यूल में नहीं है, तो हम शेड्यूल के अनुसार आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु और अणु। तो जनरल साइंस में परमाणु और अणु कक्षा 9 और 10 दोनों में टॉपिक लगातार याद रखना। कक्षा 9 और 10 ही हमें पढ़ना है, प्रश्न वहीं से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम परमाणु और अणु को। परमाणु क्या है? अगर बात करें सबसे पहले पदार्थ की, तो पदार्थ क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की। पदार्थ कोई भी सामग्री जिसमें भार होता है, जो स्थान देती है, जो दाब उत्पन्न करती है, जो अवरोध उत्पन्न करती है, वो सब आपके पदार्थ है। क्या बोला मैंने? कोई भी ऐसी सामग्री जिसमें भार होता है, जो दाब डालती है, जो अवरोध उत्पन्न करती है, जो अवरोध उत्पन्न करती है, जो एक बल लगाती है, जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, वो सब आपके पदार्थ है। वो सब आपके क्या है? पदार्थ। जैसे ये मार्कर भी आपके पदार्थ है, क्योंकि मार्कर जो है इसमें भार भी है, ये दाब भी उत्पन्न करता है, ये अवरोध भी उत्पन्न कर सकता है। ध्यान रखना, ये अवरोध भी उत्पन्न कर सकता है, इसमें बल भी होता है, इसी स्थान भी घेरता है। तो कोई भी ऐसी सामग्री जिसमें चीजें होती है वो सब आपके पदार्थ है। तो पदार्थ ये जो पदार्थ होता है, जिन कणों से मिलकर बना होता है उन्हें परमाणु कहते हैं। जो भी पदार्थ इस प्रकृति में आपको नजर आता है वो सब के सब पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। सब के सब पदार्थ जितने भी होते हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं कणों को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले हम बात करें तो आज से अगर हम बात करें लगभग 2500 साल पहले की, 500 ईसा पूर्व की बात करते हैं। 2500 साल पहले भारत में वैज्ञानिक हुए, भारत में बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, महर्षि कनाद। उनको खाने का बड़ा शौक था। ध्यान सुनना बातों को। महर्षि जो कनाद थे, इनको खाने का बड़ा शौक था कि चावल का सेवन कर रहे थे। तो वो चावल को दाने को विभाजित करते गए। नमस्कार नमस्कार कुलदीप कुमार, बिल्कुल नमस्कार। तो वो चावल के उस कणों को जो खा रहे थे, चावल खा रहे थे, उस चावल के उस दाने को विभाजित करते गए और एक समय ऐसा आया जब उस चावल के दाने को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता था। तो महर्षि कनाद ने उस छोटे से कण को नाम दे दिया परमाणु, मतलब परम अणु। परम अणु का मतलब ऐसा अणु जिसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो परमाणु की जो संकल्पना थी वो महर्षि कनाद ने दी थी, और ये बहुत बड़े दार्शनिक थे। इसके अलावा और आपके जो ये और भी बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, जिनमें आपके एक डेमोक्रिटस नाम के एक दार्शनिक थे। इन्होंने भी कहा कि कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको उन्होंने नाम दे दिया एटम। उसको उन्होंने नाम दे दिया एटम। तो हमें पता है कि परमाणु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक, जितने दार्शनिक सबकी सब जो बातें की थी वो सब दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था और ये 18वीं शताब्दी तक इस प्रकार चलता गया। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में बताने वाले हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो दार्शनिक थे उस समय, वो थे आपके महर्षि कनाद। उन्होंने कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता वो आपका परमाणु है। इसके बाद जो डेमोक्रेटिस थे, इन्होंने भी बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता वो आपका परमाणु है। और ये जो परमाणु होता है एक लेटिन भाषा का शब्द है। लेटिन भाषा का शब्द याद रखिएगा। और लेटिन भाषा के शब्द अटोमियो से बना है। अटोमियो से बना है। अटोमियो का अर्थ होता है विभाजित नहीं होने वाला कण। तो आपसे कोई पूछे कि जो एटम शब्द है, ये एटम शब्द है वो ग्रीक भाषा के, लेटिन भाषा के बोले, ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये अटोमियो से बना है, याद रखना। अटोमियो से बना है और अटोमियो का अर्थ होता है ना विभाजित होने वाला। तो ऐसा कण जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे हम परमाणु कहते हैं, परम अणु कहते हैं। ये सब की सब बातें जो चली आ रही थी वो सब दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित थी। लेकिन 18वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आते हैं, बहुत बड़ा नाम है जिनका, वो आते हैं और उनका नाम था आपके जॉन डाल्टन। इन्होंने सबसे पहले ये सिद्ध किया कि कोई भी पदार्थ होता है उसका सबसे छोटा कण परमाणु है। सबसे छोटा कण परमाणु है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले आपसे पूछे कि परमाणु के बारे में बताने वाला प्रथम वैज्ञानिक व्यक्ति कौन था? तो वो था आपके जॉन डाल्टन। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आपसे पूछे कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने दिया। और इन्होंने बताया कि पदार्थ का वो सबसे छोटा कण जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता उसे हम परमाणु कहते हैं। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। लिखित रूप में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति कौन था? आपका जॉन डाल्टन था। इससे पहले जितनी बातें थी वो सब दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित थी, उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं था। सबसे पहले लिखित प्रमाण देने वाले वैज्ञानिक थे आपके जॉन डाल्टन, जिन्होंने बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। और इन्होंने परमाणु के बारे में और बहुत सारी बातें बताई। इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तो ध्यान से सुनिएगा, पदार्थ का कौन सा कण रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है? तो याद रखिएगा वो आपका परमाणु होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है वो आपका परमाणु कहलाता है। और ये बात बताने वाले वैज्ञानिक आपके जॉन डाल्टन। इन्होंने बताया था कि ये स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रह सकता है। परमाणु जो होते हैं आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और अणु जो होते हैं वो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो आपका परमाणु है। और परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। याद रखिएगा, अणु बनाने वाले अलग अलग प्रकार के होते हैं। अणु हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका तत्व होगा, फिर आपका यौगिक होगा और इसके बाद हम इसके मिश्रण की बात करेंगे। ये सब अणु के भाग होते हैं। ये सब अणु के भाग होते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात चल रही है आपकी परमाणु पर। परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु अगर मिल जाएंगे तो वो अणु आपका कहलाएगा तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु 2013 वाले पेपर में पूछा गया था, ये एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर बनाते हैं। तो याद रखना वो अणु बनाते हैं, लेकिन कौन सा अणु बनाते हैं? वो तत्व बनाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो आपका तत्व बनता है। अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो आपका यौगिक मिलते हैं। यौगिक बनता है, याद रखिएगा। अलग अलग प्रकार के तत्व मिल जाएंगे तो आपके यौगिक होगा। और विभिन्न प्रकार के यौगिक, विभिन्न प्रकार के तत्व अगर किसी निश्चित अनुपात में नहीं मिलते हैं तो आपका मिश्र होगा। तो मैंने क्या बोला? पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, जिसे जो स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रह सकता, वो परमाणु कहलाता है। ये बात बताने वाला वैज्ञानिक आपका जॉन डाल्टन, जिन्होंने जॉन डाल्टन ने दिया था परमाणु का सिद्धांत। तो परमाणु जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और याद रखिएगा, परमाणु जो होता है आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये 18वीं शताब्दी के आसपास की बात थी और ये बातें बताने वाले आपके जॉन डाल्टन थे। लेकिन इसके बाद कुछ वैज्ञानिक आते हैं, माइकल फेराडे नाम के वैज्ञानिक आते हैं। माइकल फेराडे नाम के वैज्ञानिक आते हैं और फेराडे कहते हैं कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है और परमाणु में कोई धनावेश पाया जाता है, परमाणु में ऋणावेश पाया जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि किस प्रकार इसको विभाजित करेंगे। ये बात आपके फेराडे साहब ने कही। फेराडे ने कहा कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, नहीं जा सकता, लेकिन परमाणु में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। ये बात आपके माइकल फेराडे ने कहती थी। आपके जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद फेराडे साहब कहते हैं कि नहीं, परमाणु को विभाजित तो किया जाएगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। और इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक आते गए। बिल्कुल मैं कमेंट देख लेता हूं आपके,
बिल्कुल बिल्कुल, जॉन डाल्टन बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो माइकल फैराडे कहते हैं कि परमाणु में विभाजित तो किया जाएगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। और इसके बाद विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए बाद में सिद्ध कर दिया कि परमाणु में तीन मौलिक कण पाए जाते हैं। तीन मौलिक कण पाए जाते हैं, एक होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन, एक होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है इसमें प्रोटॉन और तीसरा होता है इसमें न्यूट्रॉन। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु को भी आगे विभाजित किया जा सकता है और परमाणु में तीन मौलिक कण पाए जाते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके बारे में बताने वाला वैज्ञानिक आपका जे थॉमसन साहब। ये जे थॉमसन साहब थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि परमाणु के अंदर जो नेगेटिव चार्ज वाला कण पाया जाता है, जो नेगेटिव चार्ज वाला कण पाया जाता है वो आपका इलेक्ट्रॉन है, वो आपका इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आते हैं आपके गोल्डस्टीन साहब, और गोल्डस्टीन साहब ये कहते हैं कि परमाणु में पाया जाने वाला जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपका प्रोटॉन होता है। और इसके बाद आते हैं आपके चैडविक साहब, और चैडविक साहब कहते हैं कि परमाणु में इन दो कणों के अलावा एक कण और पाया जाता है जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल कण होता है और उसको न्यूट्रल कण के आधार पर कहा कि ये न्यूट्रॉन है, ये आपका न्यूट्रॉन है। तो जहां जॉन डाल्टन साहब कहते हैं कि परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता था, ये 1808 के आसपास की बात थी, याद रखिएगा, ये 1808 के आसपास की बात थी। और इसी 1808 के आसपास जब जॉन डाल्टन ने सिद्धांत दिया था कि परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, तो वहां से एक बात हुई और वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट करने लगे, जिनमें जे थॉमसन ने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, गोल्डस्टीन ने कहा कि परमाणु में प्रोटॉन होता है और चैडविक साहब ने कहा कि परमाणु में न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो परमाणु में तीन मौलिक कण पाए जाते हैं। अब इनकी चर्चा में अलग, अभी हम बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अभी हम बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, सारी बातें हम अलग से चर्चा करेंगे। पर पहले मैं बताना चाहता हूं कि जॉन डाल्टन ने जो कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसके बाद हम इसको विभाजित, क्योंकि आपके माइकल फैराडे कह चुके थे कि परमाणु के अंदर अलग अलग प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव कण पाए जाते हैं। तो परमाणु में तीन मौलिक कण पाए जाते हैं। तो आप पूछे कि बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो चैडविक ने की है। ध्यान सुनिएगा, अगर इसको याद करना हो तो इस प्रकार की आप इसको याद रख सकते हैं, ईट पद पर नाचे, पद पर नाचे। इस प्रकार की आप याद रख सकते हैं कि जो ई होता है इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपके थॉमसन ने, जिसको हमने थॉमसन बना दिया, वास्तविकता में ये थॉमसन थे, थॉमसन ने इसकी खोज की थी। फिर आता है पे, और पे का मतलब होता है गोल्डस्टीन। अगर गोल्डस्टीन ना हो तो रदरफोर्ड होगा, पे का मतलब प्रोटॉन होगा और रे का मतलब होगा रदरफोर्ड, रे का मतलब होगा रदरफोर्ड, याद रखिएगा। तो ये रदरफोर्ड, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, हमसे खोज की थी आपकी गोल्डस्टीन ने, प्रोटॉन नाम रखा था रदरफोर्ड ने, खोज प्रोटॉन की है गोल्डस्टीन ने और नाम रखा है आपके रदरफोर्ड ने। तो कई बार गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना मिले तो आपका फिर तो होगा रदरफोर्ड, और ने का मतलब होता है न्यूट्रॉन और चे का मतलब होता है चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो तीन मौलिक कण हैं जो आपके परमाणु में पाए जाते हैं। इसके बाद जॉन डाल्टन की हम बातें करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जॉन डाल्टन की हम बातें करते हैं। तो जॉन डाल्टन साहब ने तीन बातें तो बता दी परमाणु के बारे में, तीन बातें तो बता दी परमाणु के बारे में कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु प्रकार का सबसे छोटा कण है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी जॉन डाल्टन ने कुछ बातें बताई परमाणु के बारे में, वो ध्यान रखिएगा। जॉन डाल्टन साहब कहते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं और अगर एक ही प्रकार के परमाणु मिल जाते हैं तो तुम्हारे तत्व है, एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो आपके तत्व कहलाते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो आपके क्या कहलाते हैं, तत्व। जैसे ये हाइड्रोजन का परमाणु है, अगर हाइड्रोजन का परमाणु साथ मिल जाता है तो ये हाइड्रोजन का तत्व बन गया। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु आपस में मिलता है तो ये ऑक्सीजन का तत्व बन गया। ध्यान सुनना, अगर अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलते हैं आपस में, तो याद रखिएगा ये आपका जल बन जाता है, ये आपका जल बन जाता है। तो जल आपका एक प्रकार का अणु भी है, लेकिन ये यौगिक है, एक यौगिक है, इसको भी अणु कहते हैं हम, लेकिन ये आपका यौगिक बन गया। तो ध्यान सुनना, एक ही प्रकार के परमाणु अगर आपस में मिलेंगे तो वो आपका तत्व होगा। हम तत्व के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, बेसिक क्लास है तो पहले बेसिक बात कर रहे हैं। और अगर अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो वो आपका यौगिक, तो ये भी आपका अणु है। तो परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, अगर एक ही प्रकार के परमाणु है तो अणु आपका तत्व कहलाता है, और अगर अलग अलग प्रकार के परमाणु है तो उसे हम यौगिक कह देते हैं। तो जॉन डाल्टन साहब चौथी बात ये बताते हैं, ध्यान सुनना, तीन बातें हो चुकी परमाणु। जॉन डाल्टन साहब के सिद्धांत की पहली बात ये थी कि जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। चौथी बात जॉन डाल्टन साहब कहते हैं, ध्यान सुनना, जो एक तत्व होता है, उस तत्व के, किसी तत्व के जो परमाणु होता है, तत्व के जो एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो भौतिक रासायनिक गुणों में समान होते हैं। क्या बोला जॉन डाल्टन साहब ने कि एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो भौतिक रासायनिक गुणों में समान होते हैं। ये बात बताई आपके जॉन डाल्टन। ध्यान सुनना, जैसे एक ही तत्व की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन की बात करते हैं, इस हाइड्रोजन में दो प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो भौतिक रासायनिक गुणों में समान होते हैं। तो ये हाइड्रोजन तत्व है, एक ही तत्व के दोनों परमाणु है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो देखो आप, एक तत्व के दो परमाणु हाइड्रोजन तो भौतिक रासायनिक गुणों में समान है। तो ये चौथी बात बताने वाले थे आपके जॉन डाल्टन। इसके बाद जॉन डाल्टन साहब कहते हैं कि अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होते हैं, ध्यान से सुनना, पांचवी बात उन्होंने बताई कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भौतिक और रासायनिक गुणों में अलग अलग होते हैं। ये पांचवी बात जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की बताई। देखना कैसे, जैसे ये हाइड्रोजन का तत्व है, ये ऑक्सीजन का तत्व है। ध्यान सुनना, हाइड्रोजन के जो तत्व होते हैं उसमें परमाणु होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तत्व में जो परमाणु होंगे वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो जॉन डाल्टन कहते हैं कि जो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं उनके भौतिक रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत क्रियाशील धातु है, क्रियाशील है और ये बहुत क्रियाशील तत्व होता है, और अगर उसे वायु में 35-30 डिग्री तापमान रखा जाए तो ये धमाके के साथ जलता है। जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो जलाने में सहायक होती है, जलाने में सहायक होती है। तो दोनों अलग अलग तत्वों के जो परमाणु है, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु है वो भौतिक और रासायनिक गुणों में बिल्कुल अलग होते हैं। ये बात भी आपके जॉन डाल्टन साहब ने बताई। तो जॉन डाल्टन ने जो 1808 के अंदर परमाणु सिद्धांत दिया था उसकी पांच मुख्य बातें आपको याद रखनी है। प्रश्न इसमें आ सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो पांच बातें, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग परमाणु लेता है, और अगली बात उन्होंने कही कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। छठी पांचों की बात इसकी थी कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं भौतिक रासायनिक सभी गुणों में बिल्कुल समान होते हैं, और पांचवी बात है कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भौतिक और रासायनिक गुणों में अलग अलग होते हैं। आपके सामने नाइट्रोजन की बात करें, ये नाइट्रोजन का तत्व है, इसमें दो नाइट्रोजन के परमाणु है, तो नाइट्रोजन के गुण जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होते हैं। तो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी आपके अलग अलग है। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें बातें समझ में आ रही होगी। तो पांच बातें आपकी हो गई हैं जॉन डाल्टन साहब की। इसके बाद जॉन डाल्टन साहब क्या कहते हैं कि जो परमाणु होते हैं, जितने भी जो परमाणु होते हैं, जब वो आपस में जुड़ते हैं, जब परमाणु आपस में रासायनिक सहयोग करते हैं, ध्यान से सुनना, परमाणु जब रासायनिक सहयोग करते हैं तो परमाणु जब अणु बनाते होंगे, तो परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो उनमें रासायनिक संयोजन होता है, इनमें रासायनिक संयोजन होता है। और जब ये रासायनिक संयोजन होता है तो जो अणु बनता है, परमाणु से जो अणु बनता है
उसमें द्रव्यमान की क्षति नहीं होती, मतलब द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है और परमाणु जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, निश्चित अनुपात में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ये बात भी आपके बताने वाले जॉन डाल्टन साहब थे। जॉन डाल्टन साहब ये कहते हैं कि परमाणु जब रासायनिक संयोजन करते हैं तो वहां पर दो नियम लागू होते हैं, दो नियमों के तहत वो रासायनिक संयोजन करके अणु का निर्माण करेंगे। पहला, उनमें जब ये आपस में मिलेंगे, जब उनका रासायनिक संयोजन होगा तो द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होगी। और दूसरा कहा कि परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर ही अणु बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली बार प्रश्न पूछा गया था आपका, यही से प्रश्न आया था, इसी टॉपिक वाली चीज से प्रश्न आया था पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, याद रखना द्रव्यमान संख्या। ध्यान सुनना, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो H2O का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो यहां पर जल का निर्माण होगा। अब हाइड्रोजन के दो परमाणु है, ध्यान सुनना, जब आपस में मिलते होंगे तो ये परमाणु आपस में सहयोग करते हैं, ऐसे करके यहाँ पर इस प्रकार मिलते हैं। मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है, जब मिलते हैं यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन हम दो कर देंगे तो आपका तो चार हो जाएगा। तो इसको करने के लिए O2 तो दो हाइड्रोजन लगा दोगे तो दो ऑक्सीजन, इधर दो होगी तो हाइड्रोजन चार ऑक्सीजन के दो, और इधर ऑक्सीजन के दो परमाणु पूरे हो गया। सुनना, जब इनमें आपस में सहयोग हुआ है तो यहाँ हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब भी परमाणु रासायनिक सहयोग करके अणु बनाते हैं तो नियमों पर आधारित होता है। पहला द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान संरक्षित कैसे रहता है, सुनना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिले और यहाँ बना देते हैं आपके जल का अणु। देखना, यहाँ हाइड्रोजन का एक परमाणु का भार होता है 1 ग्राम, एक हाइड्रोजन के परमाणु का भार होता है 1 ग्राम। यहाँ हाइड्रोजन के दो और चार परमाणु है, चार परमाणु है तो उसका भार हो गया यहाँ 4 ग्राम। हाइड्रोजन का भार हुआ, द्रव्यमान हुआ 4 ग्राम। इधर जब ये उत्पाद बना होगा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, और जब 4 परमाणु हैं तो इसका एक हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम होता है, तो 4 परमाणु का भार यहाँ 4 ग्राम हो गया। तो देखो आप लोग, दिख रहा है कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी प्रकार एक ऑक्सीजन का भार होता है 16 ग्राम, एक ऑक्सीजन का भार होता है 16 ग्राम, तो यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु है तो टोटल भार यहाँ हुआ है 32 ग्राम, 32 ग्राम। और जब यहाँ बना होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु है, और दो परमाणु है तो एक का भार 16 ग्राम होता है, तो दो का भार 32 ग्राम। तो अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब रासायनिक संयोजन किया होगा तो उनके द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और यही जॉन डाल्टन ने कहा कि जब परमाणु आपस में रासायनिक क्रिया करके, रासायनिक संयोजन करके अणु बनाते हैं तो उनमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, कोई भी परमाणु जब आपस में सहयोग करेगा तो उनके परमाणुओं का जो अनुपात है वो निश्चित रहेगा, परमाणुओं का जो अनुपात है वो निश्चित रहेगा। अगर मैं जल की बात करता हूं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो, अगर मैं जल की बात करूं तो जल का सूत्र होता है H2O, जल का सूत्र होता है H2O। यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणु है और ऑक्सीजन का यहाँ एक परमाणु है, तो जहां से भी तुम जल का अणु लोगे, जहां से भी जल का अणु लोगे वहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 2:1 ही मिलेगा। चाहे वर्षा का जल है, चाहे आपके समुद्र का पानी की बूंद है, चाहे आपकी झील का पानी, कहीं से भी आप जल की बूंद को लेना, जल के अणु को लेना, जल के अणु को लेना, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 2:1 ही मिलेगा, 2:1 ही मिलेगा, याद रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी परमाणु आपस में सहयोग करते हैं तो उनके अनुपात निश्चित अनुपात में, परमाणुओं का अनुपात भी निश्चित होता है और उनके भार का अनुपात भी निश्चित होता है। देखना कैसे, भार का अनुपात निश्चित कैसे। अगर मैं यहाँ जल की बात करता हूँ, जल का ये रहा अणु, एक हाइड्रोजन का भार होता है 1 ग्राम, तो दो हाइड्रोजन का भार होगा 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन का भार होता है 16 ग्राम। तो अगर इनका अनुपात निकालेंगे हम तो 1:8 आएगा। ये बोलते हैं, उसको बोलते हैं भार का अनुपात। ये भार का या द्रव्यमान का अनुपात है और ये है परमाणुओं का अनुपात, ये है परमाणुओं का अनुपात। इसके बाद यही से आपका प्रश्न बना था, यही से प्रश्न बना था, बिल्कुल बेसिक कक्षा 9 या 10 का पहला टॉपिक होगा ये आपका परमाणु वाला, और यही से पहला प्रश्न बना था। तो जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु के बारे में पहला सिद्धांत दिया। इससे पहले आपके बहुत सारे दार्शनिक वैज्ञानिक आए जिन्होंने परमाणु के बारे में बताने की कोशिश की, जिनमें सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय दार्शनिक, जिनका नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते वो आपका परमाणु है। इसके बाद डेमोक्रिटस आए, उन्होंने कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। इसके बाद ये बातें चलती रही और 18वीं शताब्दी आते आते वैज्ञानिक या एक टीचर थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो मैं आपको इसमें 6 बातें परमाणु के बारे में, परमाणु सिद्धांत के बारे में जॉन डाल्टन की बता चुका हूं। सबसे पहले, परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, रासायनिक विक्रियाओं में भाग लेता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। चौथी बात, एक तत्व के परमाणु के भौतिक रासायनिक सभी गुण समान होते हैं। और दूसरी बात, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार और उनके जो भौतिक गुण, सब कुछ भौतिक गुण, रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। इसके बाद छठी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, आपकी याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जब परमाणु आपस में रासायनिक संयोजन करेंगे और अणु का निर्माण करेंगे तो दो नियम लागू होते हैं। दो नियम, पहला, द्रव्यमान उनका संरक्षित रहेगा, निश्चित अनुपात में मिलेंगे। निश्चित अनुपात मतलब परमाणु का अनुपात निश्चित होगा और उनके भारों का अनुपात भी निश्चित होगा। तो देखो, रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षित की बात हमने कर ली थी। तो एक और उदाहरण के रूप में आपको बता देना चाहता हूं, एक उदाहरण आपको और देता हूं उसके बारे में। देखना, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे वायु की पूर्ण उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, एक कार्बन का परमाणु दो ऑक्सीजन के परमाणु से मिलेगा और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। एक कार्बन का भार होता है 14 ग्राम, एक ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम होता है, दो ऑक्सीजन का भार होगा 32 ग्राम। 32 और 14 की बात करें तो दोनों का भार हो जाता है 46 ग्राम। तो जब ये रासायनिक संयोजन नहीं हुआ था उससे पहले इनका जो टोटल भार था दोनों का वो 46 ग्राम था। अब रासायनिक संयोजन हुआ, दोनों ने आपस में रासायनिक क्रिया की और क्रिया करने के बाद अगर हम बात करें तो कार्बन का एक परमाणु का भार होता है इधर आपका 12 ग्राम होता है, कार्बन का भार 12 ग्राम, सॉरी इसके लिए 12 ग्राम होता है और यहाँ करके 44 ग्राम हो जाए। एक कार्बन का भार 12 ग्राम हो गया। और अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, एक ऑक्सीजन की बात करें, एक ऑक्सीजन की बात करें तो 16 ग्राम और दो का हो जाएगा 32 ग्राम। तो इधर भी आपका 44 ग्राम ही आता है। तो द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। और यही बात आपको जॉन डाल्टन ने कही कि जब परमाणु आपस में सहयोग करते हैं तो इनके द्रव्यमान में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसी पर चर्चा करें तो ध्यान से सुनना तुम लोग, ये कार्बन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है और दोनों मिलते हैं तो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अच्छा, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एक कार्बन का परमाणु होगा और दो ऑक्सीजन के परमाणु होंगे और इन दोनों का अनुपात होगा 1:2। मतलब ये परमाणुओं का अनुपात है। तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं से भी ले आओ, इसमें जो परमाणु का अनुपात मिलेगा, परमाणु का जो अनुपात मिलेगा वो हमेशा आपका 2:1 अनुपात, परमाणु का जो अनुपात मिलेगा वो हमेशा 1:2 ही मिलेगा।
इसके अलावा एक कार्बन का भार होता है 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन का भार होता है आपका 16 ग्राम और दो ऑक्सीजन का भार हो गया 32 ग्राम। अगर उनके परमाणु भार या द्रव्यमान का अनुपात निकाले अपने तो 12 और 32 के अगर बात करें तो 3:8 ही मिलेगा, क्योंकि 4 के टेबल से इसको काटेंगे तो 3:8। आप कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कहीं से भी ले आओ, उसमें हमेशा जो द्रव्यमान का अनुपात या परमाणु भार का अनुपात, द्रव्यमान या परमाणु भार का जो अनुपात होगा वो हमेशा 3:8 ही होगा। तो इस बात से सिद्ध होता है कि जिस प्रकार परमाणु आपस में सहयोग करेंगे उसमें द्रव्यमान का संरक्षण रहेगा, द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा और परमाणु जो होंगे या परमाणु भारों का जो अनुपात होगा वो हमेशा निश्चित होगा। ये 6 बातें आपके बताने वाले थे जॉन डाल्टन, और इससे प्रश्न बन जाता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। क्लियर बात, ये 6 बातें आपको याद रखनी है। और पिछली बार यही से प्रश्न आ गया था आपका, यही है से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें परमाणु भारों का अनुपात क्या है, परमाणु भारों का अनुपात क्या है। तो ये बात आपकी जॉन डाल्टन साहब की कि परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसके बाद मैंने आपको बताया कि माइकल फैराडे आते हैं कहते हैं कि परमाणु में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भैया पाए जाते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक खोज पर लग जाते हैं, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सिद्ध कर देते हैं कि परमाणु को भी आगे विभाजित किया जा सकता है और परमाणु में 3 मौलिक कण मिलते हैं। और इन 3 मौलिक कणों में मैंने आपको बता दिया कि पहला इलेक्ट्रॉन था, दूसरा आपका प्रोटॉन था और तीसरा इसमें आपका न्यूट्रॉन था। ये 3 कण इसमें पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको पता ही है, थॉमसन ने की है, थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। गोल्डस्टीन अभी खोज कैसे हुई थी हम एक्सपेरिमेंट पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगली कक्षाओं में अभी बस बेसिक सी बातें पढ़ रहे हैं याद रखना। और इसके बाद आप आते हैं न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज करता है चैडविक। ध्यान से सुनना, रदरफोर्ड प्रयोग करते हैं, मैं आपको अल्फा कार्बन प्रतिबंध प्रयोग बताऊंगा, उसी प्रयोग के आधार पर इन तीनों कणों की खोज होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन करता है, लेकिन इसका नाम रदरफोर्ड रखता है। प्रोटॉन नाम रखता है आपका रदरफोर्ड, नाम रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। इस पर आपका होता है नेगेटिव चार्ज, इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इस पर होता है ये न्यूट्रल चार्ज वाला होता है, उदासीन कण होता है, ये उदासीन कण होता है। अभी 3 कण परमाणु में किस प्रकार व्यवस्थित, हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। याद रखना इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई है, एनोड किन कैथोड किन सारी बातें करेंगे, वहां पे सारी बातें आएंगी। इनका द्रव्यमान कितना होता है, आवेश कितना, सारी बातें। अभी बेसिक बात चल रही है परमाणु के बारे में, बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। ये तीनों कण परमाणु में कैसे व्यवस्थित होते हैं, इसके लिए हम थोड़ी सी परमाणु संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनो, परमाणु की संरचना, और परमाणु की संरचना में 2 भाग होते हैं। परमाणु की संरचना में 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है परमाणु में, अगर आपने कभी देखा हो परमाणु को, तो उसको कहते हैं कक्ष या कोश या ऊर्जा स्तर, कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर। और दूसरा भाग होता है इसमें आपका नाभिक या न्यूक्लियस, नाभिक या न्यूक्लियस। तो ये 2 भाग होते हैं परमाणु में। परमाणु की संरचना की अगर बात करें तो परमाणु में 2 भाग होते हैं, एक होता है कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर और दूसरा होता है आपका नाभिक या न्यूक्लियस। तो कभी अगर आपने देखा हो तो ये परमाणु की नाभिक होती है और इस नाभिक के चारों ओर जो होते हैं वो कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर होते हैं, कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर होते हैं। इसकी नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु की नाभिक में मिलेंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, कोशों में चक्कर लगाते रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो पाए जाते हैं आपकी नाभिक में पाए जाते हैं और कक्ष कोश में पाए जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। परमाणु संरचना में बात करें तो परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का जो आकार होता है वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। परमाणु का आकार होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है और 10 की पावर -10 मीटर को हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम होता है परमाणु के आकार को, परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है, याद रखना एंगस्ट्रिंग में मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रिंग बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। ये परमाणु का आकार है, इतना छोटा होता है परमाणु, इसके आकार होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो ये पूरा परमाणु है, यहां से लेकर पूरा परमाणु, ध्यान रखना ये पूरा परमाणु है, ये पूरा परमाणु होगा और इस परमाणु में ये रही तुम्हारी नाभिक, ये बिल्कुल नाभिक है। तो परमाणु का आकार 10 की पावर -10 मीटर है तो नाभिक का आकार तो और छोटा हो जाएगा और तुम्हारी नाभिक का जो आकार होता है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है। और 10 की पावर -15 मीटर को हम कहते हैं एक फर्मी, एक फर्मी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु का आकार किसमें मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। ध्यान से सुनना, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और नाभिक का आकार किसमें मापा जाता है, तो फर्मी में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है और एक फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर होता है। तो परमाणु का आकार हो गया। परमाणु में संरचना 2 भाग होते हैं, कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इसकी जो नाभिक होती है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो नाभिक है इसमें आपका प्रोटॉन होगा, धनावेश होगा प्रोटॉन पर और इसके अलावा इसमें न्यूट्रॉन बैठे होते हैं। ये जो उसके चारों ओर का जो भाग होता है वो कक्ष या कोश होता है, कक्ष या कोश होता है। और इसी नाभिक की दूरी के आधार पर इन कक्ष या कोशों को, ये जो मैं दिख रहा हूं यहां पर, ये जो मैं लिख रहा हूं, ये आपके इसमें, ये आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, याद रखना ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं इसमें। तो ये कक्ष या कोश होते हैं, ये कक्ष होते हैं या कोश होते हैं या ऊर्जा स्तर होते हैं और ये उसकी नाभिक है, ये नाभिक है। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, याद रखना। और नाभिक का जो आकार होता है रदरफोर्ड ने की थी और नाभिक का जो आकार होता है 10 की पावर -10-15 मीटर होता है। अब सुनिए, नाभिक से दूरी के आधार पर इन कक्ष या कोशों को नाम दिया गया है। जैसे ये 1 नंबर कोश, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, इन्हें नाम दिया गया है। पहले वाले को के कह दिया, दूसरे वाले को L, M, N, O, P इस प्रकार होता है। नाभिक से दूरी के आधार पर इन कक्ष या कोशों को नाम दिया जाता है। नाम में पहला कक्ष होगा K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N, O, P, Q, R इस प्रकार रहेगा। और इन कोशों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है 2n²। इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है 2n², जहां n है कक्षा की संख्या, n बराबर कक्षा की संख्या, n बराबर होता है कक्षा की संख्या, कोश की संख्या, कक्षा या कोश की संख्या होती है, कक्षा या कोश की संख्या जहां n है। अब सुनना, जैसे अगर आपसे पूछे पहले कोश में या के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे पहले, तो यहाँ n बराबर हम कर देते हैं 1 और इस आधार पर हम देखेंगे तो जो आपका को के साथ है यहाँ पर 2n² होता है सूत्र और n की जगह 1 रखेंगे तो 2 गुना में 1 की स्क्वायर और ये आ गया आपका 2। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कक्षा कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो 2n² होता है। 2n² से कक्षा कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं। तो पहला जो कोश था आपका के कोश था उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर के बाद l की बात करें तो l यहाँ पर दूसरा कोश होता है और जब दूसरे कोश की अगर बात करते हैं तो n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद m में आएंगे आपके 18 इलेक्ट्रॉन, फिर के l m n के अंदर आएंगे आपके 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हम कोशों में निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने, कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र होता है 2n²। n यहाँ पर कक्ष या कोश की संख्या है, n का मान k की जगह 1, l की जगह 2, m 3 इस प्रकार रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या में प्राप्त हो जाती है।
तो ध्यान सुनना, अगर आपसे पूछे कि परमाणु का आकार कितना, तो 10 की पावर -10 मीटर और 10 की पावर -10 मीटर को कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो अगर आपसे पूछे कि परमाणु का आकार किसमें मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में। नाभिक परमाणु के अंदर होती है, नाभिक छोटी होती है, उसका आकार होता है 10 की पावर -15 मीटर, और जब 10 की पावर -15 मीटर होता है तो इसका मतलब उसे कहते हैं एक फर्मी। क्लियर बात है? यहाँ पर नाभिक की दूरी के आधार पर कक्षा कोष को नाम दिया गया है, और नाभिक में बैठे होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन कक्षा कोष में चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये परमाणु में 3 मौलिक कणों की व्यवस्था होती है। अब कुछ परमाणु संबंधित हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। तो हमने परमाणु के बारे में चर्चा स्टार्ट की है, जो डाल्टन का सिद्धांत हमने पढ़ा, उसकी 6 बातें हमने की। इसके बाद हमने परमाणु में 3 मौलिक कणों की चर्चा की है, बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई, वो पूरा एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे आगे। अब परमाणु संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं कि परमाणु संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या है। तो पहली है आपकी परमाणु के अंदर परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक पहली परिभाषा है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? इसे जेड से लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ध्यान सुनिए, जेड से लिख रहे हैं। परमाणु क्रमांक क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, ध्यान से सुनना, इसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि परमाणु क्रमांक क्या है, तो ध्यान से सुनना, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। जैसे जैसे ध्यान सुनना, ये तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। तो आपसे पूछे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 क्यों है? इसलिए 1 है क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो 1 होती है, इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 2 होती है। लिथियम की परमाणु क्रमांक 3 होता है क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 3 होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 8 होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है। अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 20 होती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि परमाणु क्रमांक का निर्धारण किससे करेंगे, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से। अभी बात सुनो, इसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके कक्षा कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने उसके कक्षा कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। क्यों है 1? क्योंकि इसमें प्रोटॉन 1 है, और प्रोटॉन 1 होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 1। और किसी परमाणु में यदि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हारा परमाणु जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो कोई परमाणु उदासीन क्यों होता है? क्योंकि उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने उसमें उसके कक्षा कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इसीलिए कोई परमाणु उदासीन होता है। दिमाग में बात करना कि न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। ये बात नहीं, परमाणु उदासीन इसलिए है क्योंकि उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन है उतने ही उसके कक्षा कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो क्या ये बात आपको समझ पाए? कोई परमाणु उदासीन क्या हो रहा है? यहां पर हम जो बातें कर रहे हैं उदासीन परमाणुओं की कर रहे हैं, हम किसी आयन की बात नहीं कर रहे हैं, उदासीन परमाणु की बात कर रहे हैं। किसी परमाणु में जितने नाभिक में प्रोटॉन उतने ही उसकी कक्षा कोष में इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही कारण होता है कि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। जैसे कि सोडियम परमाणु उदासीन क्यों है? क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु क्रमांक 11 क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन 11, और प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11। कैल्शियम में परमाणु क्रमांक 20 क्यों? क्योंकि इसके नाभिक में प्रोटॉन 20 तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे, और यही कारण होगा कि तुम्हारा कैल्शियम एक उदासीन परमाणु होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना शुरू हो जाए तो फिर आयन बन जाते हैं, उदासीन परमाणु नहीं रहता है। तो कोई परमाणु उदासीन इसलिए हुआ कि नाभिक में जितने प्रोटॉन उतने उसकी कक्षा कोष में इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन होते हैं, उदासीन होते हैं, इसलिए परमाणु कभी उदासीन नहीं होगा। तो क्या परमाणु क्रमांक के बारे में बात समझ गए आप? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर आपके ऑर्गन की, तो तुम्हारा जो ऑर्गन होता है उसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। 18 क्यों? आपसे पूछे क्यों, तो ध्यान सुनना, इसमें प्रोटॉन 18 है, और अगर आपसे पूछे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी आपके 18 होंगे। क्लियर बात यहां पर? तो पहली परिभाषा हमने पढ़ी आपका परमाणु क्रमांक। दूसरी जो परिभाषा है वो आपकी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो ध्यान सुनना, किसी परमाणु के नाभिक, इसको ए से लिखते हैं, इसको ए से लिखते हैं, इसको ए से लिखेंगे। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, जितने न्यूट्रॉन होंगे, उन दोनों के योग को ही हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। अगर आपसे कोई पूछे कि द्रव्यमान संख्या क्या है, तो किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने, जितने द्रव्यमान संख्या क्या? तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। सुनना, जैसे जैसे कार्बन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन की, जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, द्रव्यमान संख्या, कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के नाभिक में परमाणु क्रमांक 6 क्यों 6? क्योंकि प्रोटॉन 6 और इसके इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं, 6 होते हैं। तो आपसे पूछे कि बताओ उसके न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो आपको पता है कि कार्बन का जो परमाणु भार है वो 12 होता है, 12 होता है। तो हम यहां से न्यूट्रॉन की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछे इसकी द्रव्यमान संख्या निकाल लेते हैं, देखो इसकी द्रव्यमान संख्या निकाल लेते हैं। तो कार्बन परमाणु उसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी आराम से निकाल सकते हैं। 6 + 6 तो कितना हो गया भाई? 12। कितना हो गया है? 12। तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कितना होता है? 12। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे एक परमाणु है जैसे सोडियम है, सोडियम के नाभिक में 12 प्रोटॉन बैठे हुए हैं, 12 प्रोटॉन बैठे हुए हैं, सॉरी 11 प्रोटॉन बैठे हुए हैं, और 12 उसमें न्यूट्रॉन है, 12 उसमें न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो हम आराम से निकाल सकते हैं द्रव्यमान संख्या A = P + में N, और P का मान प्रोटॉन कितने हैं? 11, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12, तो इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई 23। इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई है 23। तो हम आराम से चीजों को निकाल सकते हैं। जैसे प्रश्न आ जाता है आपका यूरेनियम जो परमाणु है, यूरेनियम परमाणु उसके नाभिक में 92 प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या 92 है, और न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 143 है। तो बताइए द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो हमें पता है A = P + में N, और P 92 है, न्यूट्रॉन 143 है, तो इसका भार हो गया 235। द्रव्यमान संख्या 235 आ रही है। एक बात यहां पर सुनना आप लोग, किसी परमाणु में नाभिक में जो प्रोटॉन, ये नाभिक में बैठे हैं, न्यूक्लियस में बैठे हैं, और इसीलिए इनको हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, क्योंकि कहां बैठे होते हैं? नाभिक में, और इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। न्यूक्लियॉन इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं, और इसीलिए इनको हमने न्यूक्लियॉन बोला है। तो न्यूक्लियॉन पाए जाते हैं, तो अगर आप द्रव्यमान संख्या की बात करें तो उसको न्यूक्लियॉन भी बोल सकते हैं। तो ये पे प्रश्न आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे प्रश्न आता है कि यूरेनियम परमाणु का द्रव्यमान संख्या 235 है, द्रव्यमान संख्या
35 है याद रखना। और इसके नाभिक में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो 143 है। यहाँ से आपका प्रोटॉन भी निकाला जा सकता है और प्रोटॉन लगाएगा तो आपका लगभग 92 आ गया है। प्रोटॉन कितना आ गया है 92। तो यहाँ से प्रश्न आता है न्यूक्लियन की संख्या निकालना। न्यूक्लियन की संख्या तो न्यूक्लियन मतलब नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक में कौन पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन भी क्या हो जाएगा आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर प्रश्न आ जाए कि यूरेनियम के नाभिक में 92 प्रोटॉन है और 143 न्यूट्रॉन है तो बताओ भाई न्यूक्लियन की संख्या कितनी होगी। तो आपका 92 प्लस 143 तो ये भी आपका 235 और आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे प्रश्न आ गया कि एक परमाणु है जिसके नाभिक में 16 न्यूट्रॉन है और 15 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियन की संख्या ज्ञात करो। न्यूक्लियन की संख्या ज्ञात करनी है तो न्यूक्लियन की संख्या होगी p प्लस n। p आपका दे रखा है 15 और न्यूट्रॉन दे रखा है आपकी 16 तो ये टोटल हो जाता है आपका 31 ग्राम। इस प्रकार हम किसी परमाणु में न्यूक्लियन की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो हमने दो परिभाषाएं पढ़ी है। पहली जो परिभाषा आपकी है परमाणु क्रमांक क्या है तो ध्यान सुनना। परमाणु क्रमांक किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और प्रोटॉन की संख्या को हम उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसमें न्यूट्रॉन होंगे और इसीलिए तुम्हारा परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। तो हाइड्रोजन में बातें की हमने। हाइड्रोजन में एक परमाणु क्रमांक है क्यों क्योंकि इसमें प्रोटॉन एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक होता है। चलिए तो क्या आपको बातें समझ में आई है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बाकी बातें हम कल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।